नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। व्यूज रूम में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सवेरे से जो अपने स्वमना सुधर्मी साथी हैं, यह संजोग है कि आज लगातार उन लोगों से बातचीत हमारी हुई है। डॉक्टर योगेंद्र भागलपुर के प्रख्यात, भागलपुर नहीं जबकि पूरे देश में लेखन और दृष्टि और समाज निर्माण को लेकर के बहुत ही पैनी समझ रखते हैं। आज सवेरे भी उनसे बातचीत हुई और प्रख्यात पत्रकार ब्रह्मानंद ठाकुर से भी हमारी बातचीत हुई है। ऐसे ही कई मित्रों से हमारी बातचीत हुई है और इस बातचीत का मजमून यह था कि आखिर इस देश में ऐसा कुछ लग रहा है कि देश में अब कोई समस्या नहीं है, किसी मॉडल पर कोई बातचीत नहीं होती है। लोकतंत्र के नाम पर जो बहसें चल रही है, अमूमन यह बहस बिल्कुल ही फर्जी बहस है। सवाल भी फर्जी हैं, लक्ष्य भी फर्जी है और बहस भी फर्जी है, संघर्ष भी फर्जी है। बड़ी चिंता होती है कि आखिर भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, भारत की राजनीतिक संस्कृति की, भारत के राजनीतिक व्यवहार की, पॉलिटिकल जो बिहेवियरिज्म है, राजनीतिक व्यवहारवाद की, मुझे लगता है कि तमाम जो 70 वर्षों से जो समस्या चली आ रही थी, अब कोई समस्या नहीं है। और यह देश अब लगता है मूल्यों पर देश खड़ा हो गया है। देश नया मानक विकसित कर रहा है, देश नई परिभाषा कर रहा है। कुल मिलाकर के पूरे देश में नागरिक सक्रियता जो है वह बिल्कुल लगता है कि शांत शांत है। जो हस्तक्षेप है, या तो भारत के आम आवाम इसे नियति मान करके स्वीकार कर लिए हैं कि अब हमारे संघर्ष करने से क्या होगा। लेकिन आज मित्रों, मैं आज एक तस्वीर देख रहा था गुजरात का, मतलब कि ऐसा भयावह दृश्य था कि नई पीढ़ी की बाढ़ आई हुई थी और लगे कि अगर एक सेकंड के लिए भी अगर इसे नहीं रोका गया तो दफ्तर जो है वह उनके सामने में वो दफ्तर तबाह हो जाएगी। इतनी बड़ी भीड़ थी। कुछ नौकरी की घोषणा हुई कि इस विभाग में नौकरी, उसके लिए इतनी भीड़ देख करके बड़ा अफसोस होता था कि आखिर इस देश में एक सीट के लिए, 2 सीट के लिए, सीटों की संख्या बहुत ही छोटी होती है। हजारों हजार नौजवान पागल होकर के, भीड़ का हिस्सा बन करके, धूप बरसात की परवाह ना करते हुए एकदम लगे कि अब किसी तरह से इसको हासिल कर लिया जाए। इन तमाम बातों पर आज भी चर्चा हुई। दलीय लोकतंत्र पर भी बातचीत हुई। क्या दल के भीतर कोई लोकतंत्र है? क्या दल में एक कार्यकर्ता, एक नेता अपनी बात कुछ कह सकते हैं या विकास निर्माण में कोई अपनी भागीदारी निभा सकते हैं? दल हो या देश हो, आम आवाम की अब कोई भागीदारी नहीं है। बात गांव पर हो रही थी और जब व्यक्ति जब चर्चा करते हैं तो अतीत की तरफ लौटते हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे बुद्धिजीवी जब बात करते हैं तो फिर अतीत की दुहाई देने लग जाते हैं कि हमारा अतीत ऐसा था, हमारा अतीत ऐसा था, हम इतने महान थे।
मुझे लगता है मित्रों कि हम लोग इस मंच पर किसी नॉस्टैल्जिया के शिकार हम ना हो जाए, किसी नॉस्टैल्जिया के प्रभाव में हम ना हो जाए। मैं जो इस मंच पर आज बात करना चाहता हूं व्यूज रूम में, मित्रों, साम्राज्यवाद के खास करके पिछली सदी में जितने चेहरे हमारे सामने थे, उन तमाम जो एप्लीकेशंस थे इंपीरियलिज्म के सारे प्रयोग किए गए। आखिर अब क्या हो रहा है? क्या साम्राज्यवादी शक्तियां शांत हो गई? अभी अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि कितना बड़ा चेहरा बदला है इनका और नया चेहरा लेकर के सामने आया है। अभी गाजियाबाद के और व्यापारिक समूह के एक अध्यक्ष सरकार से मिलने के लिए गए। दुर्गा पूजा दीपावली का वक्त आ रहा है और जिस तरह से ई कॉमर्स बड़ी बड़ी कंपनियां, खास करके फ्लिपकार्ट से लेकर के अमेजन है, यह हमारे लिए अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा संकट है। बड़े पैमाने पर बाजार का कब्जा हो रहा है। जो 60% यहां के लोग जो दुकानदारी करके छोटी मोटी रेड़ी पटरी लगा करके जो अपनी आजीविका चला रहे थे, अपने परिवार अपने बच्चों को पाल रहे थे, अब को उसके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वो अब क्या देखें क्या नहीं देखें, इस तरह की एक से एक खबर रोजगार की, खबर व्यापारियों की चिंता की, खबर किसानों की, खबर है महिला उत्पीड़न की, लैंगिक विषमता की, धार्मिक सहिष्णुता की। यह अलग बात है कि कभी कोई सवाल आपके सामने रख दिया, कभी कोई सवाल आप सामने रख दिया और 2-3 महीने तक उन सवालों के इर्द गिर्द आप घूमते रहिए, फिर आपके सामने में एक नया सवाल। लेकिन जो अब तक सवालों की यात्रा हुई है उसके साथ हम लोग यहाँ पल भर कर यहाँ आए हैं, वे सवाल जस के तस हैं और भी स्थिति भयावह होने जा रही है। जनता किस तरह से लूटी जाती है जनता को पता नहीं है। उनके कर के पैसे, उनके निवेश के पैसे, उनके बचत के पैसे, उनकी उपज के पैसे, सारे के सारे किस तरह से बंदरबाट हो रहे हैं। ये तो जब हम जैसे कथित तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, राज्य के शोषण के औजारों को भी नहीं समझ पाते हैं कि कहां कहां हम लूटे जाते हैं और किस तरह से लूटे जाते हैं। तो कुल मिलाकर की स्थिति यह है कि मित्रों, चारों ओर एक गंभीर संकट है। ऐसा नहीं कि गंभीर संकट आज पैदा हुआ है और कभी संकट था नहीं, इस सरकार ने संकट पैदा कर दिया है। मुझे लगता है कि एक बार निश्चित रूप से व्यवस्था को लेकर के एक बातचीत शुरू करनी चाहिए कि आखिर कैसे होगा यह, नागरिक भूमिका क्या होगी, इस देश के नागरिक क्या करेंगे, उनके हिस्से का काम क्या है। उनके हिस्से का काम है केवल वोट देना, टैक्स देना, केवल देना ही देना है। उसको मिलना क्या है, उसके बेहतर जिंदगी की कहानी किस तरह से लिखी जाएगी, ये तमाम प्रकार की बातचीत मित्रों आज हो रही थी। डॉक्टर योगेंद्र की लगातार चिंता, गंभीर चिंतक विचारक हैं, आज इस विषय पर बात कर रहे थे कि आखिर पूरे देश को एक बार विचार करना चाहिए कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा क्या होगा। और जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो बस वही हिस्सेदारी, भागीदारी, वही जातिवाद, वही धर्म, ये तमाम प्रकार की जो फर्जी बातें हैं। मुझे लगता है कि देश की जो जनसंख्या है, देश के जो आम आवाम है, देश के जो नागरिक हैं, मुझे लगता है कि इनकी भूमिका बहुत ही कमतर होती चली जा रही है। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब नागरिक भूमिका शून्य होने लग जाए तो व्यवस्था किस तरह से निरंकुश होती है और व्यवस्था की तानाशाही किस तरह से बढ़ती है और जो बड़ी ताकतें हैं छोटी ताकतों को किस तरह से निगलती है, ये कहानी शुरू हो जाती है। मित्रों, आज यही सब बातचीत मुझे लगता है कि मैं विषयांतर ना हूं, लेकिन अमूमन लगभग संजोग कहा जाए कि जिन मित्रों से आज बातचीत हुई, जिनके कॉल आए,
इन्हीं प्रकार के सवालों को लेकर के बातचीत हुई। शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी, गांव की स्थिति कैसी होगी, ये तमाम प्रकार की बातचीत होगी। मित्रों, मैं इन्हीं जो आज जो बातचीत हुई है सुबह से लेकर अभी तक, यद्यपि तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन आपसे मुझे बातचीत करना था तो मैं आ गया हूँ स्टूडियो कि मैं आपसे बात करूं। मित्रों, मुझे लगता है कि जो वैश्वीकरण की जो चुनौतियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो कहानियां सामने आती है शोषण की, मुझे लगता है कि अब कोई मल्टीनेशनल्स का कोई मामला नहीं है। जो नेशनल कंपनी है, इन कंपनियों का चरित्र भी मल्टीनेशनल से कम खतरनाक नहीं है। इन्हें भी केवल मुनाफा चाहिए, शब्दावली कुछ भी हो। अब शब्दावली स्वदेशी का कर दें, विदेशी का कर दें, यह सब एक बकवास है। और मैं साफ यह मानता हूं कि पूंजी का जो चरित्र है मित्रों, और पूंजी का चरित्र जो है वो विषमता के पांव पर ही, पूंजी बहुत जरूरी है, लेकिन पूंजी का जो चरित्र है वो पूंजी विषमता के पांव पर ही पलती है, बढ़ती है, जिंदा रहती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। वो इसका कोई मानवीय चेहरा नहीं है। ये जब तक अपने अधीनस्थ, अपने निकट के लोगों का खून नहीं पिएगा, तब तक ये पूंजी केंद्रित होगी नहीं। ये पूंजी का खेल है और इसका चेहरा शोषण से भरा हुआ ही है। और यही जो पूंजी है वही चेहरा स्टेट का भी है। और कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य व्यवस्था अपने लोगों को तबाह किए हुए वो राज्य व्यवस्था मजबूत नहीं रह सकती है। राज्य निश्चित रूप से एक शोषण का औजार है। यह एक बहुत बढ़िया शास्त्रीय तरीके से इसकी परिभाषा गढ़ी है कि यह टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यह केवल परिभाषा है। और लिंकन जी ने जो कह दिया, अपने साथ लेके गए, यह केवल रटने के लिए है और परीक्षा में पास होने के लिए है। कोई पूछ दे कि लोकतंत्र की परिभाषा बता दो, तो यह बता देने के लिए है, लेकिन सच कुछ है नहीं। जब भी राज्य व्यवस्था लोकतंत्र को नियंत्रित करती है तो निश्चित रूप से राज्य व्यवस्था बिना अपने लोग को मारे हुए जिंदा नहीं रह सकती है। अब उस लोग के बारे में समझना चाहिए हम लोग को। जब लोग की बातचीत होती है तो सरकार इस लोग को क्या क्या नहीं बनाती। इस लोग को मुसलमान बनाती है, इस लोग को ईसाई बनाती है, इस लोग को जाति बनाती है, इस लोग को उपजाति बनाती है, ईबीसी बनाती है, ओबीसी बनाती है। यह सब राज्य का खेल है। और यह राज्य नहीं बनाएगा तो फिर राज्य की जो कहानियां हैं, जो राज्य के जो कारनामे हैं, वो सफल होते हुए नजर नहीं आएंगे। ये सब जितनी भी कवायद है, या आपको लगता हो कि सरकार बहुत ही बेहतरीन अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार लागू कर रही हैं, जनाकांक्षा के अनुरूप योजनाएं होती है, मित्रों मैं बता दूं आपको, जब जब बाजार मंदी के दौर से गुजरता है तब तक राज्य व्यवस्था एक लोक कल्याणकारी योजना को ले आती है। मकसद यह नहीं है कि आप बहुत मुस्कुराती ही जिंदगी जिएं, मकसद यह नहीं हो कि आपके जीवन में बेहतरी हो, मकसद यह नहीं है कि आपका परिवार सबल और समर्थ हो जाए। मकसद है कि बाजार कैसे जिंदा हो। बाजार को जिंदा करने के लिए ये जो वेलफेयर स्टेट है, सो कॉल्ड, जो लोक कल्याणकारी राज्य है, और यह लोक कल्याणकारी राज्य केवल यह है कि जब कोई लोक कल्याण की योजना बनाती है तो दवा की, अगर कोई आयुष्मान और तमाम प्रकार की चीजें, योजनाओं को आप देखते होंगे, तो दवा उद्योग घाटे में हो तो उसको जिंदा करने के लिए कोई सरकार दवा खरीदेगी जनता के लिए? अरे भैया, सीधा सवाल यह है, जिसका माल बिकेगा, जिसके माल की खपत होगी, मुनाफा उसकी होगी, मुनाफा उसके जेब में जाएगा तो वह मजबूत होगा। जिसका उत्पाद बिकेगा, किसान का उत्पाद किस तरह से बिकेगा जब किसान का उत्पाद ही नहीं बिकेगा? शिल्पकार, कर्मकार, चर्मकार, स्वर्णकार, इसके उत्पाद नहीं बिकेंगे, बुनकरों के उत्पाद नहीं बिकेंगे तो इनकी जेब में पैसे नहीं आएंगे, इनकी जेब में पैसे नहीं आएंगे तो इनकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। इसलिए जो योजनाएं होती है, आप इस भ्रम में मत पड़ जाएं कि क्या राज्य व्यवस्था हमारे लिए संवेदनशील हो गई है और हमारे लिए यह काम करे। मित्रों, ये सब जो कवायद है,
इसको आप फर्जी मान करके ही चलिए। यह एक कॉस्मेटिक चेंज है, यह दिलासा दिलाने के लिए है कि राज्य व्यवस्था में आपका भरोसा बना रहे। जब भी आप देखते हो कि कोर्ट कचहरी की कहानी के, जब न्याय व्यवस्था पर आपका विश्वास उठने लग जाए, तब कुछ बड़ी बड़ी मछलियों को जेल में बंद कर दिया जाता है। कभी अरविंद केजरीवाल, कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय दत्त, 8, 10, 20 लोगों को भर दिया जाए जेल में। इससे जनता को मैसेज जाता है कि क्या जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता कितना समाज के अनुकूल है। तो यह विश्वास पैदा होता है। यह जनता की, भोली भाली जनता के भीतर एक विश्वास पैदा करने के लिए इस प्रकार के जुडिशियल एक्टिविज्म, गवर्नमेंटल एक्टिविज्म, यह सब चलते रहता है। ये एक्टिविज्म है, यह एक्टिविज्म आपके लिए नहीं है। ये तमाम प्रकार की कवायदे मित्रों, यह है कि सारी व्यवस्थाएं आपके प्रतिकूल है। अब आपको क्या है, और आप दलों से आशा मत कीजिए। मैं जब ये बात, इस प्रकार की बात करता हूं मित्रों, तो यह राजद, कांग्रेस, भाजपा, यह तो इसकी चर्चा आप ना करें। ये एक सिस्टम है, और इसी सिस्टम में एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। किसको विरोध करना है, किसको समर्थन करना है, थोड़ा बहुत चेंज करके किसको आगे जाना है, किसको पीछे जाना है। यह एक बड़ा गेम है, और इस गेम को समझ लेना चाहिए कि हम लोग बार बार अपने चौपाल में कहते हैं ना मित्रों ने कि जो जाए लंका वही हो जाए रावण। तो बहुत मुश्किल है, बड़ी साधना की आवश्यकता है कि जस की तस धर दिनी चदरिया, कि आप सत्ता में जाकर के सत्ता ना छुए, आप अलिप्त रह जाएं, बेदाग रह जाएं। ये थोड़ा मुश्किल मामला है। तो मुझे लगता है कि जब तमाम दल, मुझे लगता है देश के लगभग दल इतने हैं कि कहीं न कहीं इन दलों की सरकार रही है, अभी भी सरकार में है, सरकार में जाएंगे। सभी दल कहीं न कहीं विपक्ष में, कहीं न कहीं सरकार में, और इन दलों का मॉडल देखा जा चुका है। ये तमाम दल सिस्टम ही ऐसा बना है कि आप आमूल चूल परिवर्तन की बात तो नहीं कर सकते हैं। आपको कॉस्मेटिक चेंज की ही बात करनी पड़ेगी। केवल भरोसा दिलाना है कि चलो मैं उससे निराश हो गया, तो जदयू से निराश हुआ तो राजद को समर्थन दे दीजिए, लालू जी से निराश है तो नीतीश को समर्थन दे दीजिए, और मायावती से अगर निराशा है तो आप अखिलेश को दे दीजिए, दोनों से निराशा है तो योगी जी को दे दीजिए। ये पैराडाइम शिफ्ट का मामला है। ये आप केवल इसमें फंसे रहते हैं, आपको इंगेज रखना है केवल। मित्रों, ये तमाम प्रकार की जो राज्य व्यवस्था, दलीय लोकतंत्र, जनता के लिए जो काम है, ये सब मुझे लगता है कि यह कोई मौलिक काम नहीं है, यह फर्जी मामला है। चिंता इस बात की है कि कहाँ से काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि गांव, इन तमाम, चाहे वैश्विक व्यवस्था हो, विश्व बाजार हो, अभी मैंने कहा ना कि कारपोरेट यहाँ का हो या बाहर का, कोई अंतर नहीं है। वह खून पिए कि यहाँ का कारपोरेट खून पिए, ये वैसे ही जिंदा रहेगा। तो मुकाबला क्या है, चाहे देसी उद्योगपति हो, चाहे बाहरी उद्योगपति हो, देसी पूंजीपति हो, विदेशी पूंजीपति हो, ये तमाम प्रकार की जो नई व्यवस्था खड़ी हो गई, जिसको तमाम हमारे विचारक चिंतक कहते हैं कि यह कोई क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है, यह क्रोनिक कैपिटलिज्म, जो अब क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है, अब पॉलिटिकल कैपिटल की बात, पॉलिटिकल फाइनेंस की भी बात होती है। यह सहचर पूंजीवाद जो है, जिसको क्रोनिक कैपिटलिज्म शब्द की बात बनी, यह जो सहचर पूंजीवाद है, यह राजनीति से इस तरह से इसका मिलन हो गया, साठगांठ हो गया है, तो ये आपको पता ही नहीं लगेगा कि यह लीडर है कि डीलर है, डीलर है कि लीडर है। दोनों के अंतर संबंध एक दूसरे के फायदे के लिए काम किए जा रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। इसलिए जो पूंजी का जो नया चेहरा आया है, क्रोनिक कैपिटलिज्म का, सहचर पूंजीवाद का, इसको भी मित्रों समझने की आवश्यकता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो लेटेस्ट एडिशन है, क्रोनिक कैपिटलिज्म, सहचर पूंजीवाद, इसका मुकाबला मित्रों हमारा गांव हो सकता है। लेकिन गांव कैसा गांव? अगर विश्वग्राम का मुकाबला भारत के गांव को करना है, तो कैसा भारत का गांव होगा वह? क्या आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, और 75 वर्ष हो गए, अमृतकाल देश मना रहा है,
लेकिन भारत का गांव आज भी वही चमर टोली, दुसर टोली, बभन टोली, ठाकुर टोली, नाई टोली और महतो टोली। तो जब आप खंडित चेतना के साथ गांव में रहेंगे तो यह खंडित गांव, जिस गांव की चेतना मजबूत होगी, वो गांव कुछ विचार करना शुरू करेगा। उस गांव से कुछ मॉडल डेवलपमेंट की स्थिति बन जाएगी, कोई मानक खड़ा किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों की बड़ी चालाकी से एक संस्कृति बनाई गई और सब लोग इस कल्चर के पार्ट हैं कि जैसे बड़े लोग जाते हैं, सेलिब्रिटी जाते हैं, हम लोग भी वैसा करते हैं। एक पलायन जो है मजबूरी का मामला नहीं है गांव में, कि गांव के लोग जो है इन विद्रोहताओं को देख करके पलायन कर रहे हैं, ये मजबूरी का भी मामला नहीं है। गांव में एक कल्ट बन रहा है कि मित्रों जब गांव में खूब पैसा हो जाए आपके पास में, तो आप क्या करते हैं, तो पहली कोशिश करते हैं कि अब ब्लॉक में मकान हो जाए। थोड़ा पैसा वहां भी जब आपका बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जमीन खरीदने का प्रयास करते हैं, और वहां भी थोड़ा पैसा वैसा हो गया आपके पास, ज्यादा इधर उधर से लूट लाट करके कमा लिए, तो आप स्टेट कैपिटल में मकान बनाना चाहते हैं, वहां भी पैसा हो गया, तो आप दिल्ली में, यहाँ भी कुछ पैसे का फ्लो बढ़ गया है, दलाली करके कुछ पैसे कमा लिए इधर उधर करके, तो फिर मुंबई में, और मुंबई में भी अगर हो गया, मालामाल हो गए, तो विदेश में जा करके, लंदन में, फ्रांस में, अमेरिका में, और नहीं तो खलीफा बुर्ज में जा करके फ्लैट खरीदने की कोशिश करते हैं। ये जो कल्ट है, ये कल्ट है कि सभी लोग बाजार की तरफ भागें, और एक दूसरे लोग भाग रहे हैं तो उसको देख करके सब लोग भागें। यह एक भागने की संस्कृति, नई जो गांव की संस्कृति है कि पलायन ऐसा नहीं है कि रोटी और रोजगार के लिए पलायन की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि गांव में और भी मजबूरियां हैं इसके कारण से ही पलायन है। एक नई संस्कृति विकसित हो रही है जिसके कारण से आप गांव छोड़ना चाहते हैं, और जब छोड़ करके आते हैं तो गांव आपके रील्स का हिस्सा बन जाता है, लेखन का हिस्सा बन जाता है। गांव पर आप सिनेमा बनाइए, पेंटिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए। गांव आप जाते भी हैं, गांव में रहना भी चाहते हैं, लेकिन जो डायसोपोरा है, गांव का गोबर आपको डराता भी है, गांव का मच्छर भी आपको तंग करता है, आप जाते भाग के चले जाते हैं। ये एक स्थिति है। तो मुझे लगता है कि जो वैश्वीकरण की चुनौतियां, मित्रों में क्यों इस बात कह रहा हूं, जो वैश्वीकरण की चुनौतियां हैं, वैश्वीकरण की चुनौतियां, उस ग्लोबल विलेज का मुकाबला हमारा लोकल विलेज कर सकता था, कर सकता है, लेकिन हम अपने गांव को विसंगतियों से दूर कर लें, गांव विडंबना का शिकार ना हो। तो क्या करना पड़ेगा कि जो बौद्धिक शक्तियां हैं, जो सृजनात्मक शक्तियां हैं, जो स्व बना सुधर्मी शक्तियां हैं, इन शक्तियों को, इन सज्जन शक्तियों को संगठित करके पहले गांव को मजबूत किया जाए। गांव की मजबूती जब होती है तो जातीय गोलबंदी की बात होती है। तमाम क्या, मुझे लगता है गांधी के आदर्श का सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकलती थी, गांव की सफाई। हम राज्य व्यवस्था को कितना नकार सकते हैं, गांव की सफाई का है मामला। जो गांव में पढ़े लिखे नौजवान है वो गांव को कैसे पढ़ाएगा, वह गांव में हरियाली वृक्षारोपण कैसे करेगा, गांव के विद्यालय में उसको कैसे, गांव के विद्यालय को मजबूत करेगा, और गांव में स्त्री सशक्तिकरण की क्या कहानी हो सकती है, स्पोर्ट्स और गेम्स का क्या कल्चर बन सकता है। मुझे लगता है कि अगर एक गांव में 10-20 नौजवान खड़े होकर के गांव का कायाकल्प वह कर सकता है, और राजनीतिक हस्तक्षेप की भी उसको धत्ता बता सकता है। अब देखिए ना, स्थिति यह हो गई कि हमारी आदत ऐसी हो गई, और राज्य की साजिश है कि छोटा मोटा काम भी करना है तो हमको ब्लॉक जाना पड़ता है, वीडियो सीओ को पूछना पड़ता है कि भैया एक नाला 5 ईंटें उखड़ गई सड़क की, क्या गांव का कोई नौजवान 5 ईंट जाकर नहीं लगा सकता है? अगर शिक्षक बीमार हैं, बच्चे खेल रहे हैं, गांव के नौजवान ताश खेल रहे हैं, बैठ के इधर उधर गप्पाबाजी कर रहे हैं, क्या विद्यालय में जा करके अगर क्लास लीजर है क्या नहीं ले सकते हो? क्या 1 घंटा का समय ये तमाम प्रकार के अर्थहीन अनुत्पादक कामों को छोड़ करके क्या गांव का नौजवान अपने गांव को दुल्हन नहीं बना सकता है? वृक्षारोपण कर सकता है, उसको बचा सकता है, उसे सींच सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो गांव से प्रतिभा का पलायन है, मुझे लगता है कि गांव में अगर ये प्रतिभा अपनी भूमिका निभाती है, इन्वेस्ट करती है अपने आप को,
तो मुझे लगता है कि एक मॉडल, मैं नहीं कर रहा हूं कि एक आध मॉडल जो उधार नहीं बनता है, देखा देखी कई गांव में इस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। अगर 10-20 गांव भी 10 गांव भी एक जिले का मॉडल बन गया तो निश्चित रूप से जो ये जो अ, जिसको देश के कथित जो लाल हैं, मूलतः ये तो दलाल ही हैं, लेकिन अब दलाल शब्द भी इनके लिए गाली नहीं है। ये इतने थेथर हो चुके हैं, कहिएगा दलाल तो कह देगा हम तो भूपेंद्र दलाल रहे, हम तो दलाल स्ट्रीट में काम करते हैं। दलाल और बढ़िया शब्द है। सच बात है कि संस्कृति में मित्रों लाल और दलाल में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। मैं इस बात को आज क्यों कह रहा हूं तो कि कहीं से छोड़ दीजिए मोदी की बातें, राहुल की बातें या अन्य लोगों की बातें। इन लोगों को हमने देखा है। दुआ करनी चाहिए भगवान से कि इनको सद्बुद्धि दे। हमारे जो काम है, जहां काम में कमी होती है वहां जो बाधाएं हैं उसको दूर कर दे। आपको काम भी नहीं करने देगा। अगर बढ़िया मन से आप काम करना चाहते हैं तो एक से एक मामले होंगे जिसमें आपको फंसा करके आपको समाप्त कर दिया जाता है। और मैं तो इसका मित्रों उदाहरण हूं। मैं तो अब स्क्रीन पर मैं चर्चा क्या करूं कि पिछली जो मैं आज यहाँ हूं और मुझे गर्व है कि मैं यहाँ हूं, नहीं तो और भी मैं यहाँ क्यों आया यह भी मुझे अफसोस होता है। मैं तो और नीचे जाता कि गांव में ही रहता। आज भी मित्रों मैं बता दूं, नई पीढ़ी अगर मुझे अभी सुन रही होगी, कोई नौजवान सुन रहे होंगे मित्रों, आज भी अधिकतम समय रोज में, क्योंकि मेरी हिम्मत है आज मैं इस चौपाल पर आकर के बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं जी रहा हूं। बिना निज के जीवन में उसे उतारे हुए मुझे कहने की हिम्मत नहीं होती। कह रहा हूं मैं आज कि मैं गांव में काम कर रहा हूं और इस प्रकार के प्रयोग अगर बढ़ते हैं, बहुत काम है। एक क्षण भी बैठने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि क्रांति केवल इनकलाब जिंदाबाद करने से भी क्रांति नहीं आती है। आप क्रांति कर्म को, उसकी परिभाषा को आपको बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि संघर्ष भी किया जाए, विद्रुपता के खिलाफ आवाज भी बुलंद की जाए और शोषण की जितनी भी नई नई वैचारिकी गढ़ी जा रही है, नए नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, इसका हर स्तर पर विरोध करें। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं रुक करके आप विचार करें। कहीं जो यह मैं काम कर रहा हूं, यह जिसका विरोध कर रहा हूं उसी को तो मजबूत नहीं कर रहा होता हूं। जो मैं बोल रहा होता हूं बाजारवाद के खिलाफ में, कहीं मैं बाजार को तो नहीं मजबूत कर रहा होता हूं। मुझे लगता है कि एक बार मुझे बहुत मित्रों, मुझे ज्ञान की कमी है, मुझे ज्ञानी मत समझ लीजिएगा, लेकिन पीड़ा है। कुछ करना चाहते हैं और मुझे लगता है साफ कि तमाम विद्रूपताओं, तमाम जो सवाल सुलगते हुए भारत के सामने है, भारतीय समाज के सामने में है, गांव इसका उत्तर हो सकता है। गांव को अब गांव को भी शहर बना रहे हैं कि जिनको गांव में शहर में जगह नहीं मिलती है, गांव को ही शहर बना रहे हैं। तो शहर केवल ईंट का नाम नहीं है, शहर एक जीवन मूल्य भी है। मुझे लगता है कि गांव में जो नया जीवन मूल्य विकसित हो रहा है, इसका ना तो प्रकृति से लगाव है, ना परिजन से लगाव है, ना इसका रिश्ता परिवार से है, ना इस यहाँ कोई प्रतिबद्धता घटित हो सकती है। इस प्रकार के जो कंक्रीट का जंगल गांव में भी डेवलप कर रहा है, मुझे लगता है कि जो मेरे समाधान थे फिर से उसको सवाल बनाया जा रहा है। मित्रों, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मुझे लगता है कि गांव पर विचार करें, यह हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर का भी मामला हो सकता है, इकोनॉमी का भी मामला हो सकता है, स्वावलंबन का भी हो सकता है, परस्परावलंबन का भी हो सकता है, एकता और एकात्मता की हो सकता है। बहुत बहुत नमस्कार। कल इसी प्रकार की बातों को लेकर के मैं आपके पास आऊँगा। तबीयत थोड़ी मेरी खराब है। आज जबरदस्ती मित्रों ने बैठा दिया कि बाबा आपको बात करनी है। ये हमारे संपादक हैं राज जी, राज की मेहरबानी है, उसने कहा कि आप कुछ बोलिए तो मैं आज बोलो। अगर मेरी बात मित्रों अच्छी लगी होगी तो आप मुझे लिख भेजें, या सुझाव देना है, अपनी बात करनी है, इस बहस को आगे बढ़ाना है, आप टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं, आलोचना करने के स्वतंत्र हैं। कल फिर मित्रों मिलूंगा इसी वक्त में 8 बजे आपसे, भिन्न भिन्न इसी प्रकार के सवालों को लेकर के।